नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। इस भूकंप की त्रासदी से हम सब निश्चित रूप से मानसिक रूप से पीड़ित हैं, हम सब दुखी हैं। लेकिन इन सब के बीच जो एक सबसे बड़ा पहलू हमारे संतोष का है वह है भारत का पहली बार राहत और बचाव के इतने बड़े ऑपरेशन में स्वयं को पश्चिमी देशों के अनुरूप खड़ा कर देना और इसे प्रमाणित करना कि हम भी इसी तंत्र में, इसी मशीनरी में, इन्हीं लोगों के साथ जो संसाधन है उससे अगर नेतृत्व के अंदर कुशलता हो तो बेहतर से बेहतर राहत और बचाव कार्य किया जा सकता है। आप देख लीजिए, इस समय ये पहली बार हो रहा है। हमारे देश में एक समस्या है कि जब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ कार्यों के बारे में पहली बार कहा जाता है तो बहुत सारे लोगों को आपत्ति होती है, क्योंकि या तो वो पहले की चीजें जानते नहीं है या फिर राजनीतिक विरोध के कारण उसको नजरअंदाज कर देते हैं या नरेंद्र मोदी से निजी खींच होती है। वो ये भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी का मतलब भारत का प्रधानमंत्री, यह भारत की प्रशंसा और इसमें भारत की सफलता दिखती है। तो ये पहली बार है जब से मैं देख रहा हूं, खास करके जब से प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, विपत्ति आती है, उसमें राज्य हमेशा केंद्र पर यह आरोप मढ़ते थे कि केंद्र हमारी सहायता ठीक से नहीं कर रहा है। वहां से राहत बल आने में विलंब हो गई, वहां से सेना के पहुंचने में विलंब हो गई, हम तो पहले से मांग रहे थे। ये पहली बार है जब राज्यों के बिना मांगे और कहे हुए प्रधानमंत्री ने पहल करके राहत और बचाव के ऑपरेशन के लिए संबंधित बल भेज दिए और राज्य कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, नरेंद्र मोदी के धूढ़ विरोधी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तक ने कहा है कि केंद्र को जितनी सहायता करनी चाहिए उतनी कर रहा है। केंद्र का हाथ हमारी पीठ पर है, इसलिए बिहार के लोग घबराए नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार संतोष व्यक्त कर रही है, सिक्किम की सरकार संतोष व्यक्त कर रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में हम सब जानते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। तो ये हुआ कैसे? आखिर हमने पहले केदारनाथ की त्रासदी देखी है, वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, सेना ने अपनी जी जान लगाई, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व के कुप्रबंधन के कारण न जाने कितने लोग मर गए, कितने के शव नहीं निकाल जा सके, कितना समय लग गया। कई बार तो एनडीआरएफ की टीम पहुंचती थी लोगों को उठाने तो वो छटपटाते थे कि कुछ पानी और खाने के लिए लाए होंगे, वो नहीं होता था इनके पास। कई बार लोग ठंड से छटपटा रहे थे, ये उतरे, इनके पास कंबल नहीं होते थे। इस बार समा बदला हुआ है। जैसे ही भूकंप की सूचना मिली कि प्रधानमंत्री ने सबसे पहला काम ये किया कि जो केंद्र सरकार का जो संकट प्रबंध समिति है उसको सीधे निर्देश दिया कि तत्क्षण सभी जगहों से, नेपाल की भी और भारत की भी सभी जगहों से जितनी तात्कालिक रिपोर्ट हो सकती है क्षति की, उसकी हम तुरंत से तुरंत उसकी सूचना लें। अभी क्या किया जा सकता है उसकी सूचना लें, और आपने क्या किया इसके भी निर्देश दिए कि तुरंत राहत और बचाव दल राहत और बचाव दल तात्कालिक क्षति के आकलन के अनुरूप भेज दिया जाए, चिकित्सा सेवा मुहैया कराया जाए, साथ ही पानी, दूध के पाउडर, खाने की सामग्री, ये सब भेज दिया जाए। और फिर भेजने के बाद फिर आप सब लोग एक अगली बैठक में आए। फिर उसके तुरंत बाद ये सब चीजें मुश्किल से कुछ मिनट में उन्होंने निपटा दिया। एनडीआरएफ के प्रमुख से बात की, उनको सचेत कर दिया कि आपकी टीमें तुरंत पहुंच जानी चाहिए नेपाल और भारत। फिर एयरफोर्स के प्रमुख से बात की, और ये सब कुछ मिनटों में करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी चारों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से स्वयं बात की, उनको आश्वासन दिया कि हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ लगे हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम नियंत्रण पा लेंगे। जो चले गए उनको वापस नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो संकट में है उनको राहत और बचाव पूरी तरह प्रदान करेंगे, और गुजरात का अनुभव हमारे साथ है। फिर इसके तुरंत बाद उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति रामवरण यादव और प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से बात की, उनको भी मदद का आश्वासन दिया। और इसके बाद तब उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें अरुण जेटली, जिसमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसमें प्रधान सचिव, जिसमें अपर प्रधान सचिव, सारे सरकार के संबंधित अधिकारी, संकट प्रबंधन के प्रमुख,
जिसमें एनडीआरएफ के प्रमुख ये सारे उसमें भाग लिए थे। मौसम विभाग, राहत आपदा कोष के पदाधिकारी सभी ने हिस्सा लिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने अपने निर्देश के अनुसार पूरी जानकारी ली और फिर उसमें मोदी ने चिकित्सा दलों सहित राहत और बचाव की जितनी टीमों की आवश्यकता है, जितनी टीम, उन सबको भेजने के निर्देश दिए तत्काल कि नेपाल जाएं और जो वहां बचे हुए पर्यटक हैं उनको सुरक्षित निकालने की पुख्ता इंतजाम किए जाए। तो ये है किसी आपदा में, किसी संकट में राजनीतिक नेतृत्व के व्यवहार का मानक। गृह मंत्रालय और एनडीए में रात दिन काम करने वाला नियंत्रण कक्ष बन चुका है। कैबिनेट सचिवालय के में इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन सेल बना दिया गया है जो नेपाल और भारतीय राज्यों के राहत उपायों का समन्वय कर रहा है, इनके बीच कोऑर्डिनेट कर रहा है। यह रात दिन काम कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे का नियंत्रण कक्ष शुरू कर दिया है। तो भूकंप की विनाश लीला हो या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, उसकी गति और परिणति हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उसकी परिणति से निपटने का यदि हमारे पास कुशल और सक्षम तंत्र हो और नेतृत्व अपनी सूझबूझ से उसे त्वरित गति से सक्रिय कर दे, तो फिर हम राहत, बचाव और अन्य सेवाओं द्वारा दुष्परिणतियों को, उसके जो विनाशकारी परिणाम है, उनको काफी हद तक कम कर सकते हैं। दुनिया के प्रमुख देशों के मुकाबले भारत का रिकॉर्ड इस मामले में क्या रहा है, यह बताने की जरूरत नहीं है। हमेशा हमारी बदनामी होती रही है। हम कभी यह सुनिश्चित नहीं हो सकते थे कि अगर प्राकृतिक आपदा या कोई विपदा हमारे पास आ गई तो उचित समय पर राहत और बचाव हमारे पास पहुंच ही जाएगा और हमको वहां से निकाल करके और हमारे लिए जो भी उचित व्यवस्था है वो की जाएगी। जैसे हमने अभी 2013 के केदारनाथ त्रासदी का उदाहरण आपके सामने दिया। वास्तव में ऐसे किसी अवसर में मुख्य भूमिका राजनीतिक नेतृत्व की ही होती है। यदि नेतृत्व स्वयं संकल्पवान हो, यानी उसके अंदर यह भाव हो कि हमें राहत और बचाव का सबसे बेहतर तरीके से अंजाम देना ही है, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, वह संवेदनशील हो, स्वयं उसके अंदर समझ हो, तो सामान्य मशीनरी भी श्रेष्ठतम काम कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप जितना विरोध कर लीजिए, राजनीतिक स्तर पर उनका विरोध आप जरूर करिए, लेकिन ऐसे अवसर पर वे राजनीतिक नेतृत्व की इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। नेपाल और भारत के इस भूकंप के समय उन्होंने ये दिखला दिया है। आज हालत यह है कि केवल नेपाल के राजनेता ही नहीं, वो राजनेता भी जो भारत की आलोचना और निंदा करते थे, भारत को विस्तारवादी मंसूबे वाला देश कह रहे थे, वो भी भारत और नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। वहां के जो अखबार हमेशा भारत विरोधी राग अलापते थे, वे भी भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। और जो भारत के अंदर हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो कि भाजपा के विरोधी हैं, उनको भी स्वीकार करना पड़ रहा है कि नहीं, इस आदमी ने कुछ तो किया है। भारतीय सेना इस समय व्यापक पैमाने पर नेपाल में ऑपरेशन मैत्री आरंभ कर दिया, यानी राहत और बचाव का कार्यक्रम। एनडीआरएफ की आरंभ में तो हिंडन एयरपोर्ट से केवल 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमानों को काठमांडू भेजा गया, जिसमें कुछ टन सामग्रियां थी राहत तथा एनडीआरएफ की एक टीम गई थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे पता चलता गया कि विनाश व्यापक है, उसकी संख्या बढ़ाती गई, उसकी सामग्रियों की और व्यक्तियों की संख्या बढ़ती गई। फिर एयरफोर्स का रैपिड एक्शन फोर्स के दल वहां भेजे गए, जो कि मुख्यतः चिकित्सा के काम कर रहे हैं। आप जानते हैं इस समय वहां 10 विमान और 12 हेलीकॉप्टरों के साथ विशेषज्ञों, उपकरणों और राहत सामग्रियों को भेजा गया। 6 और भेजा जा रहा है, यानी इस समय कुल हमारे 16 विमान वहां पहुंच जाएंगे। जो 10 करीब धीरे धीरे हमने एनडीआरएफ की टीम वहां भेजी थी, उसमें और वृद्धि की जा रही है और 15-16 टीमें कल से वहां शुरू हो जाएंगी। और इनका काम आप जानते हैं, मलबों को साफ करना, उसमें शवों को निकालना, चिकित्सा स्थल तक ले जाना, उनको तत्काल शेल्टर देना, उनको पानी देना, उनको भोजन देना, उनको कपड़ा देना, ये सब काम भारत के लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने यही नहीं किया, दूसरे दिन भी फिर बैठक की, पूरी समीक्षा की विभिन्न एजेंसियों के द्वारा, क्योंकि दूसरे दिन भी झटके आ गए आज, तो उन्होंने उसकी समीक्षा की और साथ साथ ये कहा कि जितनी तेजी से हम तलाशी करके लोगों को निकालेंगे, उतने ही
जान की कम क्षति होगी, क्योंकि गुजरात का अनुभव हमारे पास है। अब यह पता चला कि नेपाल में 3 लाख विदेशी फंसे हुए हैं। अब इतने लोगों को, जबकि काठमांडू का जो एयरपोर्ट है वो एक प्रकार से काफी जर्जर हो चुका है, टूट चुका है, अब इतने लोगों को एयरलिफ्ट करना संभव नहीं था। तो प्रधानमंत्री ने राजनाथ सिंह से बात की कि राज्य सरकारों को कहें कि वो सड़क मार्ग से आने की व्यवस्था करें। इसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक की, फिर वहां से बिहार के मुख्यमंत्री से, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की कि लोगों को रास्ते से निकालने के लिए व्यवस्था करें, एम्बुलेंस की व्यवस्था करें। साथ ही सीमा सुरक्षा बल के लोगों को निर्देश दिया गया कि आप वहां तुरंत शिविरों की स्थापना करें जिनमें लोगों की चिकित्सा हो सके, उनको राहत हो सके। और वो सब काम शुरू हो गया है। अब लोगों को सड़कों से भी बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही साथ जो विदेशी हैं वो भारत में कानूनन कैसे आ सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत उसको तात्कालिक प्रभाव से वो सीमा का जो आव्रजन विभाग है उनको तुरंत वीजा, बिना कुछ सोचे हुए तुरंत वीजा देने की बात की, ताकि वो भारत पहुंच सके और यहां से अपने देश रवाना हो सके। अब देखिए ये कितना महत्वपूर्ण काम है। जो भी विदेशी वहां करीब 3 लाख वहां हैं, वहां से निकलते हैं और भारत उनको निकालता है अपने तरीके से, उनको आसानी से वीजा देता है, उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर रहा है, उनके भोजन पानी की व्यवस्था कर रहा है और फिर अपने यहां से उनको देश भेजता है। तो वो अपने देशों में जाकर के किस ढंग से भारत की प्रशंसा करेंगे और भारत की क्या छवि बनेगी, इसकी जरा कल्पना करिए। तो यही होती है, मैं बार बार कहता हूं, राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका। अगर राजनीतिक नेतृत्व में साहस हो, संकल्प हो, तो बहुत कुछ हो सकता है और वो हो रहा है। अब इस समय अब जो कुछ व्यवस्था है, अब देखिए केवल मैं आपको बता रहा हूं कि 26 तारीख की जो सूची हमारे पास है उनमें क्या क्या भेजा गया, उनमें से कुछ चीजें आपको मैं बता रहा हूं। जैसे 4.5 टन भोजन सामग्री एक 26 अप्रैल को केवल गया है। 4.5 टन दवाइयां गई हैं। अगर उनमें सारे मेडिकल उपकरणों को मिला दे तो वो काफी कई टन हो जाएंगे। 40 टन पानी गया है, 1000 स्ट्रेचर गए हैं। अब कल्पना करिए कि कितने व्यापक पैमाने पर हम वहां ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि पूरा ध्यान केवल और नेपाल पर तो है, लेकिन भारत छूट रहा है। भारत के लिए भी उसी तरह व्यवस्था हुई, जैसे नेपाल सहायता गई वैसे ही भारत गई है। और भारत में भी आप जानते हैं कि हमारे एनडीआरएफ के एक में जो है 45 कर्मी शामिल होते हैं। एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात कर दी गई हैं अलग अलग, बिहार में और उत्तर प्रदेश में, जहां जहां सबसे ज्यादा जो है संकट है, और जगह टीमें भेजी जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स भेजे जा रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को इसके आकलन और मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी दे दी गई है। वो जो कैबिनेट सचिवालय की जो कोऑर्डिनेशन सेल है उसके साथ तालमेल बना के उनको काम करना है। तो आप देखिए कि ये पूरा देश इस समय और पूरा प्रशासन ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल एक मशीन की तरह स्वचालित है। एक बिल्कुल अच्छे और नए मशीन की तरह, ये नहीं कि वो मशीन कुछ गड़बड़ है, कभी घर कर रहा है, वह स्वचालित हो चुका है। ये सब भारत में पहली बार हुआ है। ये पहली बार से लोगों को जिनको तकलीफ होती है वो स्वीकार करें कि आज भारत ने स्वयं को अपने इन कार्यों से दुनिया के प्रमुख देशों की पंक्तियों में शामिल कर लिया है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी जो है एक मानक स्थापित कर सकते हैं। मूल चीज होता है घटना के बाद तुरंत त्वरित जो है इमीडिएट रिस्पांस, और रिस्पांस हमने कैसे दिया है, केवल बातों में नहीं, कामों से। और ये कोई पहली बार नहीं, अभी हाल ही में यमन में जिस ढंग से हमने और अपने लोगों को उस युद्ध की विभीषिका से, जहां की दोनों ओर बम चल रहा है, एक पक्ष पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, हमने अपने लोगों को तो 46-4700 को निकाला ही, दुनिया के 26 देशों को निकाला। और अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने भारत के उस ऑपरेशन की प्रशंसा करते हुए कहा कि आप ही हमारे नागरिकों को भी निकाल दीजिए। तो ये एक भारत की छवि इस प्रकार से सुधर रही है। भूकंप की त्रासदी हम सबके लिए पीड़ादायक है, क्योंकि नेपाल की विरासत हमारी भी विरासत है। वहां मंदिर ध्वस्त हुए, हमारे सांस्कृतिक विरासत ध्वस्त हुए, हमारे अपने भाई बंधु वहां मारे गए, उनके मकान ध्वस्त हो गए, उनका पुनर्निर्माण करना है। प्रधानमंत्री ने कहा भी है
कि नेपाल का संकट भारत के 125 करोड़ वासियों का संकट है। यह बड़ी बात होती है, इतने से ही वहां के लोगों को राहत मिलता है। उन्होंने कहा कि नेपाल की पीड़ा हमारी पीड़ा है, हम नेपाल को इस पीड़ा से मुक्त कराएंगे जितना कर सकते हैं। और गुजरात तक से भी वहां टीम आ गई है। प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्रों से भी आह्वान किया है और उसके परिणाम ये हुए हैं कि निजी क्षेत्रों के टेलीकॉम कंपनियों ने भी और वहां अपने रेट घटाए हैं, कुछ फ्री भी किए हैं, बीएसएनएल कॉल को मुफ्त किया है। तो ये सब चीजें पहुंच रही हैं, लेकिन मूल बात जो इसमें हमारे लिए राहत का है कि ऐसे राहत बचाव और आपदा प्रबंधन से हमको हमारे अंदर ये विश्वास मजबूत होता है कि आगे कभी भी प्राकृतिक विपदाएं आएंगी तो हमारी यही मशीनरी इसी तरह हमारे राहत और बचाव के लिए खड़ी होगी और हमको दुनिया का मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। तो यही एक उभरता हुआ भारत है, यही एक दुनिया में अपना मानक स्थापित करता हुआ भारत है। और इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को हमेशा सलाम करता हूं, कम से कम इन कामों के लिए। जो उनकी गलतियां होंगी वहां हम उनकी आलोचना करेंगे, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने इस मामले में अभी काम किया है उस ढंग से निश्चित रूप से वे अभिनंदन के पात्र हैं।